जोहार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। प्रसारण ब्रॉडकास्ट यह लोक जागरण का बेहद महत्वपूर्ण माध्यम है। लोक जागरण के साथ ही साथ यह समाज को प्रबोधित भी करता है और अनुशासित भी करता है। किसी भी समाज, देश, राष्ट्र या विश्व लोक प्रसारण की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। परिप्रेक्ष्य, समय, काल और परिस्थिति के आधार पर लोक प्रसारण की स्थिति बदलती रही है, भविष्य में भी बदलने वाली है। तो आज हम लोक प्रसारण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, प्रयोग धर्मिता पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ परंपरा पर भी चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रमोद कुमार झा जी। प्रमोद झा जी दूरदर्शन रांची केंद्र के निदेशक रह चुके हैं। उनके ठीक बगल में बैठी हुई हैं आप शर्मिष्ठा मौजूमदार। लंबे समय तक दूरदर्शन में आप कार्यक्रम अधिशासी के पद पर कार्यरत रही हैं। आप दोनों ही विशेषज्ञों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद सर, जब लोक प्रसारण की बात जब हम करते हैं तो इसकी आवश्यकता, इसकी भूमिका और इसकी ज़रूरत समाज को क्यों होती है? सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि ये लोक प्रसारण दिवस है क्या जी, और क्यों। जी। एक आपको शायद मालूम हो कि भारत में ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत 1948 में हुई थी जी। और उसके बाद में कुछ दिनों बाद ही, जब आकाशवाणी की शुरुआत हुई उसके कुछ दिनों बाद ही ये महात्मा गांधी जी को 47 में कुरुक्षेत्र में शरणार्थियों को संबोधित करना था जी। और 2.5 लाख से ज़्यादा शरणार्थी वहाँ थे। कुछ कारणवश वहाँ वो नहीं जा पा रहे थे, तो तत्काल ये व्यवस्था की गई कि महानिदेशालय के जो आकाशवाणी भवन है वहाँ गांधी जी आए और सुबह में 3 बजे गांधी जी वहाँ आए और 12 नवंबर 1947 को उन्होंने अपना प्रसारण लोगों के नाम प्रसारित किया। उसी को याद करते हुए इस दिवस को लोक प्रसारण दिवस के रूप में हम लोग मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया में, जी। पूरे भारतवर्ष में कह लीजिए। अब आते हैं लोक प्रसारण से मतलब क्या है। जी। जब जिस समय में भारतवर्ष में आकाशवाणी काम करता था, बाद में 1959 में दूरदर्शन आया, तो प्रसारण का सिर्फ यही एकमात्र साधन हुआ करता था। और अब आकाशवाणी मतलब रेडियो से मेरा मतलब है, रेडियो और टेलीविज़न के कितने चैनल्स हैं वो आप उंगलियों पे नहीं गिन सकते हैं। उसकी संख्या 800 से ज़्यादा मेरी जानकारी में कुछ बढ़ी गई होगी। दूरदर्शन टेलीविज़न चैनल्स हैं और उससे भी आगे आइए तो अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही नेट के माध्यम से ये सारा काम अभी होने लगा है। तो अभी जो नई प्रक्रिया आई है जिसको आप कहते हैं कि न्यू मीडिया, तो प्रसारण के क्षेत्र में न्यू मीडिया की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब जो लोग उस फील्ड में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी सारी भूमिका भी बदल गई है। समस्या यहाँ पर एक आती है जी कि जो ये सारे नए जो एवेन्यूज़ आ गए हैं, नए नए, चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से कहिए या न्यू मीडिया में कहिए, इसमें एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, वो है सेल्फ कंट्रोल की, सेल्फ रेगुलेटरी की, जो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत दुख है कि वो नहीं है, जिसके कारण से जो प्रसारण की एक लाभकारी चीज़ें थी उसके जगह पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। बहुत सारे आप सुनते होंगे, मैं इसके नकारात्मक पक्ष को आपको पहले उजागर कर दूं जी। और बहुत सारे केसेस में ऐसे सुनने में आए हैं कि कोई हत्या की जो सीरियल्स हैं उसको देख करके और बार बार देख करके किसी ने योजना बनाई
और बहुत ही कोई व्यावसायिक हत्यारा नहीं है वो, लेकिन उसने हत्या कर दी उसके आनंद के लिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। नई उम्र के लड़के लड़कियां हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ फिल्मों से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से वो कहीं दूर देश के किसी से उनको मोहब्बत हो जाती है और घर द्वार छोड़ करके सोने चांदी लेके भाग जाते हैं। बाद में पता चलता है कि नहीं, वो तो कोई बहुत तो अनुचित था, फेक था। तो ये इस तरह की इसकी नकारात्मक पक्ष हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया में आ गई है। और सोशल न्यू मीडिया के और इसके अभी हाल आज ही सुबह में चर्चा हो रही थी, तो मेरे किसी परिचित ने बताया कि बहुत सारे महानगरों में अब सेंटर्स विकसित किए जा रहे हैं जहाँ की सोशल मीडिया और ये जो इन्फॉर्मेशन का के दुष्प्रभाव के कारण से लोग जो बिल्कुल एडिक्टेड हो रहे हैं, उससे हटने के लिए डी एडिक्शन, तो इससे सोशल मीडिया और ये प्लेटफॉर्म से मुक्ति के लिए नशा मुक्ति केंद्र डेवलप हो गया है, जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट लगातार बैठते हैं, उनके कंसल्टेशन में साइकियाट्रिस्ट होते हैं और लोगों के नशे से ये सोशल मीडिया के और इसके नशे से मुक्त करें। ये सब एक बहुत सुसाइड्स, मर्डर्स, ये सब कुछ बढ़ गया है इस कारण से ही जी। तो ये सारा इसलिए हो रहा है, पक्ष है। लोक प्रसारक की भूमिका जैसे जैसे कमजोर होती जा रही है जी। वैसे तो ये तो मैं आपको बताऊं कि लोक प्रसारक की भूमिका के रूप में जो पहले से भारतवर्ष में शुरुआत हुई थी या दुनिया में हुई थी, उसमें कमजोरी आ गई है। अब आते हैं लोक प्रसारक पर। लोक प्रसारक, आपको शायद ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आकाशवाणी दूरदर्शन जो भारत सरकार का लोक प्रसारक है जी, उसके अलावा जितने भी चैनल्स हैं, व्यावसायिक चैनल्स, वो सब के सब ये दावा करते हैं और बीच बीच में कुछ कुछ सरकार में के आदेश के अनुसार अपनी सुविधा के लिए लोक भलाई के नाम पर कुछ कुछ प्रचार भी दिखा देते हैं जी, ताकि महीने में इतने सेकंड और इतने मिनट या इतने घंटे वो दिखा दें, ताकि एक उनको टैग मिला रहे कि हम भी लोक प्रसारक हैं और उससे उनको टैक्स भी थोड़ी छूट मिल जाती है। लेकिन उनके जितने कार्यक्रम होते हैं उसमें कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, प्रभावशाली नहीं है और बहुत प्रभावशाली है लेकिन नकारात्मक है। ये जो समाचार की बात करें जी, इतनी सारी जार्गन्स वो यूज करते हैं, व्यवहार करते हैं, लगता है नहीं ये समाचार है। जो दूरदर्शन की जो सच्चाई है, जो अभी तक रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन में जो समाचार पढ़े जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उसकी जो सच्चाई है वो शायद अभी भी वो अपना नहीं सके हैं। तो वही हमारी भूमिका कैसे प्रभावशाली होनी चाहिए, ये भी देखिए लोक प्रसारक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण है कि लोक प्रसारक किसी व्यक्ति, किसी संस्था और किसी व्यावसायिक घराने के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है। बिल्कुल, एक लोक प्रसारक जो भी होता है वो लोगों के लिए और देश के संविधान के लिए और देश की संसद के उत्तरदायी होता है और किसी के लिए उत्तरदायी नहीं है। हम लोग जो भी काम करने वाले हैं वो इस बात को समझते थे कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए और उसे कोई तमगा पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों को इससे लाभ हो। मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहता हूँ कि लोक प्रसारक के बाद लोक प्रसारक की भूमिका के रूप में बहुत दूरदर्शन के शुरुआती दौर में, मुझे याद है 59 में शुरू हुआ, तो मुझे लगता है 6-7 साल बाद ही कृषि दर्शन का कार्यक्रम शुरू हुआ। अब कृषि दर्शन में हालांकि शुरुआती दौर में दिल्ली के आसपास हरियाणा, पंजाब के किसानों की ज़्यादा चर्चा होती थी, उनकी खेती की चर्चा होती थी, राजस्थान की। लेकिन आपको ये जानकर शायद अविश्वसनीय लगे कि शाम में बड़ी तादाद में लोगों के पास टीवी उस समय उतने नहीं होते थे जितने अब हैं, तो गांव के चौपाल में एक बड़ा सा बक्सा वाला टीवी रखा होता था और सारे किसान खेतों से सरकार भी उसके लिए अरेंजमेंट किए थे, सीवीसी बोल के जो वो था, वो टीवी वो गांव को लोगों को देते जैसे थे। कार्यक्रम की चर्चा अगर हम करते हैं तो रेडियो में एक बड़ा अच्छा पटना से होता था कि चौपाल करके मुखिया जी और ये
और बड़ा गांव के लोग उसको मतलब तसल्ली से सुनते थे, बिल्कुल निश्चिंतता से सुनते थे। तो ऐसे कार्यक्रम का जो समाज पर प्रभाव पड़ा, वो कार्यक्रम अभी दूसरे जगह नहीं देखने को मिलते हैं, केवल दूरदर्शन में ही देखने को। इसका मैं आपको क्या? बताऊं कि जिसकी आप चर्चा करें, चौपाल आज भी रेडियो में होता है, उसके दर्शक अभी भी हैं, क्योंकि चौपाल कार्यक्रम जो पटना से होता है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में उसका नाम है, तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है कृषि और कृषि से संबंधित जो जानकारी, खेती के अलावा जो दूध पालन है, पशुपालन है, उस सारे और सामाजिक ताना बाना का तो भी बड़ा उसके चर्चा सारे है। विशेषज्ञ उसमें आते हैं और उनके जो संपर्क करने वाले जो उसमें प्रतिभागी होते हैं, वो उनसे सरल भाषा में, जिसमें हिंदी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहार की भाषाओं में, उन सब भाषा के एक एक प्रतिनिधि होते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो उसकी बहुत पहुंच होती है। मुझे अनुभव है, एक बार मैं बैठा था बेंगलोर के अपने स्टूडियो में जी। तो हमारे एक जो सहयोगी थे जो कि कृषि दर्शन कार्यक्रम वहाँ का करते थे, तो बहुत गहमागहमी थी और बहुत भीड़ थी। देखा कि बहुत सारे लोग, कुछ वीआईपी आए थे, तो मैंने पूछा कि ये क्या है। बोला कि देखिए ना, कल बहुत ज़ोर से बारिश हो गई है यहाँ पर और इसके चलते टमाटर की खेती मतलब हज़ारों एकड़ में जो फैली हुई है, वो टमाटर ख़राब हो जाएगा, सारे पौधे हो गए हैं। तो डायरेक्टर इस विभाग के, जो कृषि विभाग के, और वो उन्होंने सुबह सुबह फ़ोन किया कि मैं आऊँगा और मैं किसानों को संबोधित करूँगा कि अभी टमाटर का उपयोग क्या और कैसे करें बोलो। और वो तत्काल में ये सलाह दी गई कि आप लोग उसको चुन लें जितना भी टमाटर है और उसको किस रूप में कहाँ पर दे दें ताकि उसके सॉस या बनाए जा सके। तो ये है, लोगों से संपर्क का ऐसा ही है। ओरिजिनल जो लोक हाँ। प्रशासक की भूमिका वो ये है। और स्वास्थ्य पर भी, आपके स्वास्थ्य, उसी तरह से स्वास्थ्य पर बढ़िया याद दिला हेल्थ है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वास्थ्य पर दूरदर्शन और आकाशवाणी की जो रही है, और कोई नहीं दिखाता है। हमें याद है, मैं अपने समय की एक घटना बताऊं कि एक तो बहुत दूर दूर से चिट्ठियां आती थी कि फलाने डॉक्टर आए थे, उन्होंने फलाने बीमारी के बारे में बताया था, तो उनके बारे में हमें आप जानकारी दीजिए कैसे होगा। और उससे भी बड़ी बात कि एक कार्यक्रम भारत सरकार के स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्रालय के सहयोग से हुआ था, कल्याणी के नाम से। तो कल्याणी में 2-3 डॉक्टर के साथ दूरदर्शन की बड़ी टीम जाती थी और गांव में कैंप लगाती थी और वहाँ के स्थानीय लोग आते थे सैकड़ों की संख्या में। मुझे 2-3 बार का ऐसा तजुर्बा है कि जो मैं ज़िंदगी में कभी भूलूंगा नहीं, कि मुझे लगता है कुछ महिलाओं ने अपनी समस्या जो लेडी डॉक्टर के सामने रखी, वो उन्होंने अपने घर के लोगों को भी नहीं बताया था, उनके पतिदेव और उनकी सास को भी पता नहीं था, लेकिन निडर होकर के उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और डॉक्टर ने उनको सलाह दी। तो स्वास्थ्य के बारे में जो एक विश्वास लोगों का, लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी दूरदर्शन के प्रति रही। मुझे बताइए कि भारतवर्ष के जितने 825-30 चैनल हैं, उसमें इस तरह के कार्यक्रम 22 चैनल दूरदर्शन के छोड़ करके और रेडियो के 100 चैनल छोड़ करके कहाँ होते हैं। शुरू से ही देखिए, बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, उनके लिए अलग अलग जो टेस्ट है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, वो लोक प्रसारण सेवा छोड़ के और शायद ही कोई चैनल है जो सबके लिए सोचते हैं या उनके लिए कुछ कार्यक्रम तैयार करते हैं। बहुत सही बात याद दिलाई इन्होंने। आकाशवाणी दूरदर्शन में हर एक उम्र के लोगों के लिए, जिसको एक खास टारगेट ऑडियंस कहते हैं, वो निश्चित करके और कार्यक्रम बनाया जाता है। उस पर काफ़ी शोध करने के बाद ये निश्चित किया गया कि 10 वर्ष 11 वर्ष तक की उम्र के लिए बच्चों का प्रोग्राम है, किशोरों के लिए अलग प्रोग्राम है, महिलाओं के लिए अलग प्रोग्राम है, बुजुर्गों के लिए अलग प्रोग्राम है, बीमारों के लिए अलग प्रोग्राम है। तो और उसमें कोशिश की जाती है कि उस जो आयु वर्ग के लोग हैं उसमें वो काम करें। आपको जान करके बहुत ताज्जुब होगा, मुझे याद है कि बहुत सारे जो बड़े अभी सुपरस्टार्स हो गए हैं, उन सबों ने उन बच्चों के कार्यक्रम और महिलाओं के कार्यक्रम और यूथ के कार्यक्रम के माध्यम से ही अपना कैरियर बनाया है। बिल्कुल ठीक। मुझे याद आता है कि हमारी एक वरिष्ठ सहयोगी थी जो कलकत्ता रेडियो में काम करती थी, तो उनके बच्चों के प्रोग्राम में और बाद में यूथ के प्रोग्राम में बप्पी लारी जाया करते थे
और बाद में जब अपी लारी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हो गए तो भी वो आते थे हमेशा मिलने के लिए। लेकिन तो ये एक है कि किस तरह से विकसित किया गया। वैसे ही वो बहुत नामी गिरामी लोग हैं जो अभी अलग अलग पेशे में हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, तो वो सारे लोग रहे। एक तीसरी बात मैं बताऊं जो बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, कि भारतवर्ष में जब रेडियो और दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी तो एक ऐसा था कि बहुत सारे जो अलग अलग क्षेत्र के लोग थे उनको आमंत्रित करके और नियुक्ति के लिए आमंत्रण दिया गया था जी। और वो सभी लोग अगर आप जानेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वो सारी पुस्तक में उपलब्ध है, आप उसको जांच कर सकते हैं। बहुत बड़े लेखक थे, अकिलन, वो आकाशवाणी में प्रोड्यूसर हुआ करते थे। रविशंकर जी म्यूज़िक प्रोड्यूसर हुआ करते थे। अमृता प्रीतम जी शुरू में अनाउंसर थी, बाद में वार्ता की प्रोड्यूसर बनी। हमारे बिहार के बहुत बड़े कवि थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने जाते हैं, हालांकि उन्होंने साल भर बाद छोड़ दी नौकरी, लेकिन आरसी प्रसाद सिंह लखनऊ रेडियो में उनको आमंत्रित किया गया था और वहाँ पर वो प्रोड्यूसर के रूप में काम करते थे। फणीश्वरनाथ रेणु पटना रेडियो में काम करते थे और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो एक लंबी लिस्ट है। ये भी रामचतुर मल्लिक जी का रामचतुर मल्लिक जी नौकरी नहीं करते थे, लेकिन रामचतुर मल्लिक जी स्टाफ थे शायद, नहीं स्टाफ कभी नहीं रहे। रामचतुर मल्लिक जी चूंकि ध्रुपद धमार के अपने समय के भारतवर्ष के शीर्षस्थ गायक थे, तो वो टॉप ग्रेड के आर्टिस्ट थे, तो उनको महीने में एक बार आमंत्रण मिलता था आकाशवाणी में। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनको बहुत बार रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला, हमसे बहुत बढ़िया था। और इतने बड़े शीर्ष पर होते हुए भी शायद किसी को विश्वास न हो, कितनी विनम्रता से वो बात करते थे, मैं कभी भूलूंगा नहीं। मुझे अभी भी लगता है क्लासिकल म्यूजिक या क्लासिकल के किसी भी आप क्षेत्र में जाए, वो जो दूरदर्शन या आकाशवाणी अभी भी जो दिखाते हैं उन कलाकारों को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत जो बड़े कलाकार हैं उनकी जो कार्यक्रम अभी भी दिखाते हैं, वो दूसरे कोई भी चैनल से आप ये आशा भी ना करें और दिखते भी नहीं है कहीं। आपको एक मज़ेदार मैं बात ये पूरी करूं, बहुत मज़ेदार है कि पहले जितने राजघराने थे भारतवर्ष में जी, वो सभी एक तरह से पोषण करते थे बड़े कलाकार। हाँ, कलाकारों का पोषण और कलाकारों का आदान प्रदान भी होता था। आपको जानकारी दूं, जैसे आपको ये विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब वो दरभंगा महाराज के यहाँ रहते थे और उनके स्टाफ में थे वो। फिर यहाँ से कुछ दिनों के लिए कश्मीर महाराजा को वो उन्होंने डोनेट माने आदान प्रदान हुआ, वहाँ रहे। उसके बाद फिर कुछ दिन आकर के वो बनारस में रहने लगे। और ये राजपाट जब खत्म हुआ उसके बाद आकाशवाणी शुरू में कलाकारों का पोषण जो है यही से होता था। वो ये कंटिन्यू किए आकाशवाणी और इस माध्यम से। अगर आकाशवाणी लोक प्रसारक की भूमिका नहीं होती तो रेशमा को कोई नहीं जानता। रेशमा एक बंजारन थी, बहुत रोचक घटना मैं बता रहा हूँ। जी जी। मुझे एक केंद्र निदेशक ने बताया, वो जोधपुर या कहीं पोस्टेड थे। उन्होंने बताया कि एक बार वो जा रहे थे कहीं टूर में, तो कहीं रुके बिहार, वो बिल्कुल जो सुखाड़ का एरिया होता है वहाँ पर कहीं छोटे से ढाबे में रुके चाय पीने के लिए। तो कुछ दूर में तंबू वगैरह लगा था और वहाँ पर आवाज़ आ रही थी तंबू में जो रहते हैं वो खानाबदोश लोग। तो कोई आवाज़ उनको सुनाई दी जो बहुत मीठी थी। तो उन्होंने वहाँ लोगों को कहा कि कौन गाया? तो उसने बताया कि ये खानाबदोश लोग घूमते फिरते रहते हैं ये लोग। उसने कहा कि वो जो गा रही है उसको जरा बुलाओ। तो उन्होंने एक आदमी को भेजा, वो आई तो बहुत अक्खड़ मामले में उसने कहा क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे, किसने बुलाया मुझे? तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है कि तुम बहुत बढ़िया गाती हो और अपना कार्ड दे दिया कि कभी अगर जोधपुर आओ तो तुम वहाँ पर मेरे से मिलने आ जाना। तो वो उसने कहा कि ना मैं काहे कह जाएगी, सब इस तरह से उसने टाला। लेकिन कुछ 5-6 महीने बाद एक दिन गेट पर झंझट हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्यों शोर हो रहा है? थोड़ा एक महिला बंजारन है, वो जिद कर रही है, वो कार्ड लिए हुए साहब का कि वो मिलना है। तो उन्होंने कहा नहीं तो बुलाओ उसको, भीतर बुलाओ। तो भीतर बुलाया, उसको कुछ चाय वाय पिलाई और फिर स्टूडियो ले गए और कहा गाओ। तो वो अपने गाने लगी इस प्रकार और इस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग हुई। हाँ। तो रिकॉर्डिंग हो गई। फिर बाद में उन्होंने कुछ पैसे, उस समय प्रावधान था नगद कुछ पैसे दे दिए। तो उसने कहा कि अच्छा मैं फिर गाएगी तो तू फिर पैसे देगा?
तो उन्होंने कहा बिल्कुल, तो मैं कल आ जाऊँ? तो बोला कल नहीं, 2-3 बाद। तो इस तरह से रेशमा की पहचान हुई और जब वो आवाज़ रेडियो में गई तो तहलका मच गया और हज़ारों लोगों ने वहाँ पूछना चाहिए कौन है ये, कैसी है, और फिर तो इतिहास ही बन गई है वो। वैसे ही तीजन-बाई वगैरह का भी तीजन बाई की भी ऐसी ही सब घटना है। मध्य तो प्रदेश इस तरह के बहुत सारी घटनाएं हैं जो कि घटना नहीं कहूँ, ये सुंदर संयोग कहिए संयोग है। कि जो लोक प्रसारक के रूप में बहुत सारी महामारी के समय में लोक प्रसारक की भूमिका बहुत होती बहुत है। महत्वपूर्ण बहुत बार हम लोगों ने देखा है नहीं, इस बार भी मुझे लगता भूकंप है के कि समय में, इस बार कोरोना में भी, कोरोना के समय में, अभी कोरोना बहुत में देखा हम बहुत लोगों ने। महत्वपूर्ण है। वो अन्य शायद 2 चैनलों की घंटा का भूमिका। अलग चंक ही रखते थे कोरोना के पेशेंट या कोरोना के विषय में बताने के लिए। हर दिन शाम को 2 घंटा चंक रहता था जिसमें इनको गाइड किया जाता था कि कैसे हम अपने आप लोगों को से सुरक्षित संपर्क के रखें। लिए लोक प्रसारक, लोगों से दो तरफा संपर्क के लिए लोक प्रसारक की भूमिका रही है। और एक और भी आप देखेंगे कि लोक प्रसारक ही एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ की गिने चुने जो पेज 3 के कलाकार होते हैं, सिर्फ वो ही नहीं आते हैं। बहुत गांव का अनपढ़ आदमी, वो अनपढ़ है, निरक्षर है, मूर्ख नहीं है, बिल्कुल, ज्ञानी है, ज्ञानी। वैसे लोगों को भी ढूंढ करके अच्छा, लाया वैसे जाता लोगों है। को मुझे लगता है क्या कि मैडम ज़्यादा, क्योंकि कार्यक्रम अधिशासी रही हैं। क्योंकि मैं महिलाओं का कार्यक्रम जब करती थी जी। तो कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाती थी जो महिलाओं को वो रखते थे अपने वहाँ पर, उनको पेमेंट करते थे। तो 1-2 बार बहुत सारे गांव की महिला आके पूछ के गई कि कहाँ पर मैडम, इनका थोड़ा हमें नाम और पता फिर से दीजिए ताकि जाके हम भी कुछ उससे उनसे लाभ प्राप्त कर सके। तो कहीं कहीं अच्छा भी लगता कि चलो किसी की मदद तो लोक प्रसारण कर रही है ना, किसी को क्या, बहुतों का मदद वो करते हैं। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि जैसे, और अभी जो इलेक्शन आ रहा है जी। इलेक्शन में जो हम लोक प्रसारण के लोग जो हर पॉलिटिकल पार्टीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो अपनी चीज़ें बताते हैं बिना कुछ नोक झोंक के, बिना कुछ करके, एक आराम से कि हाँ ये मेरा हाँ, मुद्दा बड़ा है। शांत सा, बड़ा Exactly, नॉर्मल सा exactly। व्यक्ति बैठता हाँ, है, जो लड़ाई सामान्य झगड़ा सा, नहीं की। बिल्कुल नहीं। हाँ, आज तक ऐसी वैसा कोई घटना नहीं घटी। वो शायद आकाशवाणी, दूरदर्शन अभी तक वो उसको कंटिन्यू कर रही है और वही चीज़ आगे भी हमको लगता है वो दिखाएंगे। अभी तो इलेक्शन भी आ रहा है। और सेकेंडली, कहीं पर दंगा हुए, कोई राइट हुए, कुछ हुए, जो सच्चाई है न्यूज़ की, वो अभी भी लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार को ही सुन के कंफर्म करते हैं कि वेदर ये सही है या गलत है। वो देखते तो दूसरे समाचार चैनलों को, लेकिन विश्वसनीयता अभी भी जो यहाँ पर है वो और शायद ही कहीं मिले। हाँ, तो हम अभी आजकल भी देख रहे हैं हाँ। कि जो मतलब समाचार देखने वाले लोग हैं, खास करके पुराने लोग, और समाचार के प्रति जिनकी रुचि है, वो दूरदर्शन चैनल को ही सब्सक्राइब करते उसका हैं। कारण है जो लोक प्रसारक भारतवर्ष में है, दूरदर्शन, आकाशवाणी, उसका मौलिक सिद्धांत जो मैंने बताया, आम लोगों के लिए, आम भारतीय के प्रति प्रतिबद्ध है। तो उसमें समाचार दिखाया जाता है, विचार नहीं, और वो समाचार निष्पक्ष होता है, किसी के खास भलाई और बुराई के लिए नहीं होता है, और यथासंभव कोशिश की जाती है कि सच और सच के सिवा कुछ नहीं बताया जाए। अक्सर ये होता है कि दूसरे बहुत सारे चैनल्स पे लोगों को कोई समाचार मिलता है जो कि अप्रामाणिक होता है जी। और प्रसारण हो गया, बाद में फिर उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगते। हमारे यहाँ प्रथा है, अगर कभी ऐसा हुआ, जो गलतियाँ हो चुकी हैं, इंसानी है, तो उसकी माफ़ी मांगी जाती है और कोशिश की जाती है कि लोगों को सही जानकारी दी जाए। तो जो लोग पुराने लोग हैं वो इसलिए उसके प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, वो 10 चैनल देख लेंगे, लेकिन एक बार वो क्रॉस चेक करेंगे कि वो सही जानकारी क्या है, क्योंकि जब तक यहाँ प्रामाणिकता बिल्कुल सिद्ध नहीं हो जाती है तब तक ये समाचार नहीं दिया जाता है। मुझे लगता है कि जो ये जो अपना जो लोक प्रसारण है, उसका रिमोट एरिया तक भी पहुंच है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात है कि रेफरेंस भी मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास में। एक और रोचक बात बता दूं, ये आपको अच्छा लगेगा जी। कि आप बहुत सारे चैनल्स का देखते होंगे कि इसका 90% रीच है, तो 97% रीच है। उनका सर्वे बहुत मज़ेदार होता है।
वो सर्वे करते हैं ऐसे शहरों में जहाँ की आबादी 10 लाख से ज़्यादा होती जी। है, उससे नीचे नहीं। हमारी जो सर्वे होती है वो हमारे छोटे शहरों में या लाखों लोग गाँव उसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑडियंस रिसर्च में, और सुदूर गांवों में जाकर के भी लोगों से उनकी रुचि के हिसाब से फॉर्म भरवा करके तब सर्वे करते हैं। तो आप अंदाज कीजिए कि अगर 20 लाख की आबादी के नीचे गिनती नहीं है तो रांची शहर की भी गिनती नहीं होगी, झारखंड का कोई शहर नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन आपको मैं बताऊं, प्राइवेट चैनल सारे होने के बाद भी अभी भी लोगों को लोक प्रसारक की भूमिका के प्रति एक आश्वासन है, एक विश्वास है और प्रतिबद्धता है। भविष्य क्या क्या है, कैसा रहेगा? लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लोग की रुचि ही सब निर्भर करता है। हमारी रुचि कैसी है? अगर हम चावल दाल और इडली डोसा के बदले में चाउमीन ही खाना ज़्यादा पसंद करेंगे तो ये हमारा निर्णय है। वो जो हम 3 चीज़ लेके चलते हैं, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, जी जी। ये तीनों को बजाय रख के हमें आगे बढ़ना है और हमारे बच्चे या उन कमिंग जनरेशन को उनको अट्रैक्ट करना है इसी के तौर से। तो हम अपने भावी प्रोड्यूसर्स और टेलीकास्टर्स को ये रिक्वेस्ट करेंगे, ब्रॉडकास्टर्स एंड टेलीकास्ट, कि रुचिकर बनाए और ताकि हमारे जो जनरेशन है वो उससे आकर्षित हो और कार्यक्रम को देखे और उनसे फ़ायदा भी उठाए। डिफरेंट जो हमारे कार्यक्रम है वो तो रुचिकर है ही, जैसे कृषि दर्शन ही है, काफ़ी रुचिकर है। और कई कार्यक्रम हैं, जैसे नई बुलंदी हम लोग करते हैं, गांव-गांव तक में देखा जाता है, नवभारत मंथन करते हैं, गांव-गांव में इसका रीच है। तो जो इस प्रकार के रोचक कार्यक्रम हैं वो अगर हम करते रहेंगे तो सर लगता है कि हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। हमारे दर्शक को चंद शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे सर? लोक प्रसारक अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन ये आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं दर्शकों, अगर आप इसे देखेंगे। अगर आपको फिल्मी दुनिया की चकाचौंध की ज़िंदगी ही पसंद है तो वहाँ आपकी समस्याओं का कुछ भी निराकरण नहीं होगा, ये मानकर चलिए। निर्णय आपका। मैडम आप सच्चाई को हमेशा, सच्चाई है और उसे अगर आपको देखना है तो लोक प्रसारण सच्चाई देखे और विश्वास करें और आगे बढ़े। सच्चाई को देखना है, अच्छी चीज़ को देखना है, सत्य को देखना है और साथ ही साथ अपने आप को विकसित करना है, समाज और राष्ट्र को व्यवस्थित करना है, तो लोक प्रसारण में रुचि पैदा करनी होगी। और जो कार्यक्रम हमारे होते हैं उसके प्रति भी हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। आज हम लोगों ने इस विषय पर बेहद चर्चा की। आप हमारे स्टूडियो में आए, दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार।